नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पेंशन का तमाचा। अंधेरा छट रहा था। सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहा था। सर्दी का मौसम और बाहर ठंडी हवाओं के थपेड़ों से किचन में काम कर रही सुषमा जी का शरीर कंपाने लगा था। दरअसल सुषमा जी को आज सुबह से बहुत तेज बुखार आ रहा था। बीमारी की हालत में भी काम करती हुई अपनी पत्नी सुषमा को देखकर अमित जी बहुत बेचैन हो गए थे। वे किचन में जाते हैं और सुषमा जी से कुछ देर आराम करने को कहते हैं। सुषमा, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर बाद नाश्ता बना लेना, तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। अमित जी की आवाज़ में अपनी पत्नी के लिए चिंता साफ झलक रही थी। अजी, नाश्ता तो बनाना ही है, आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है, बस जल्दी से बनाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सुषमा जी हकलाती आवाज़ में बोली। आज वैसे ही अमित जी का मूड कुछ खराब ही था, क्योंकि आज बेटे शौर्य के द्वारा कहे गए एक एक शब्द अमित जी के कानों में गूंज रहे थे। सोचने लगे, जब वे स्वस्थ थे और वो नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे तो शौर्य बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दिया करता था। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस कारण उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। परंतु कुछ दिनों पहले ही जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया। इलाज के दौरान उनके रिटायरमेंट से मिलने वाला काफ़ी पैसा उसी में चला गया। पिछले कुछ दिनों से अमित जी अस्पताल में इलाज करवाने के बाद घर पर रहकर आराम कर रहे थे। आज जब दिल के मरीज अमित जी ने अपने बेटे को अपनी और अपनी पत्नी की कुछ दवाइयाँ लाने के लिए कहा तो बेटे शौर्य ने स्पष्ट सा जवाब दे दिया, पिताजी, अभी मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जितने पैसे आपकी पेंशन के आए थे वह सब आपके इलाज में खर्च हो गए। 2 दिन बाद आपकी पेंशन आ जाएगी तो मैं दवाइयाँ ला दूँगा, और वैसे भी 2 दिन आप दोनों दवाई नहीं भी खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अमित जी बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। बाप बेटे में अभी यह बातें चल रही थी कि उनकी बहू कोमल अपने बेटे के साथ तैयार होकर गेट पर खड़ी हो गई और कहने लगी, अब चलिए भी, मम्मी पापा हमारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं। बहू कोमल बोली तो साथ साथ बेटे ने भी कहा, पापा हमारा खाना आज कोमल के मायके में है, आप लोग खुद के लिए बनाना और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देना। शौर्य अपने बच्चे के साथ लाड़ लड़ाते हुए उसे गाड़ी में बिठाने लगा और हंसते बतियाते तीनों लोग निकल पड़े। बेटे की बातों से अमित जी और सुषमा जी के दिल को झकझोर कर रख दिया था। कुछ समय तक तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन शायद अब यही हमारा सच है। किचन में खाना बना रही सुषमा जी सोच रही थी कि आज हमारी दवाइयों के लिए बेटे के पास पैसे नहीं हैं, जबकि अभी 2 दिन पहले जब वो अचानक बहू कोमल के कमरे में पहुंच गई थी, तब अचानक अपनी सास को देख कोमल के हाथों हड़बड़ाहट में सोने की चेन का डब्बा गिर गया था, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे कोमल, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। कोमल ने वो डब्बा उठाया और अलमारी में रख दिया और शक पकाकर बोली, माँ जी आप कमरे में क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता, कुछ काम था क्या? सुषमा जी कोमल को जरूरी काम बता अपने कमरे में आ गई थी। खाना बना जब सुषमा जी अपने कमरे में आई तो अमित जी का उदास चेहरा देखकर कहने लगी, आज आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक में से
कुछ पैसे निकलवा लाऊंगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी। मेरा बुखार तो हो ही जाएगा ठीक, लेकिन आपकी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं जी। अरे नहीं सुषमा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं कल जाकर ले आऊँगा दवाई। तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है। अमित जी और सुषमा जी का एक बेटा शौर्य और एक बेटी पूनम। पूनम का विवाह भी 2 साल पहले ही वे कर चुके थे। अभी 1 साल ही तो हुआ था अमित जी को रिटायर हुए, और 1 साल में ही वह अपने बेटे बहू को बोझ लगने लगे थे। खाना खाकर अमित जी बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद आँखों से कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह को सैर करते हुए अमित जी दवाइयाँ लेने निकल गए। जाते जाते सोच रहे थे कि शादी के 5 साल में ही हमारा बेटा पराया हो गया। जिस घर को बाप बेटे ने मिलजुल कर बनाया था, अब वो उन्हें जेल समान लगने लगा था। वे अनायासी अतीत की यादों में खोने लगे। जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो गया था, उस समय वह अपने को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी को लेकर भी कितना उत्साहित रहते थे। बेटे के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी अमित जी ने अपनी पत्नी सुषमा जी पर ही छोड़ रखी थी। लेकिन जब भी वो शौर्य को किसी लड़की के बारे में बोलती तो शौर्य हमेशा टाल जाता। फिर एक दिन सुषमा जी द्वारा पूछा जाने पर शौर्य ने बताया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ ही उसकी कंपनी में काम करती है। शौर्य द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर सुषमा जी और अमित जी ने भी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें कोमल के बात करने का ढंग और परिवार भी बहुत अच्छा लगा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब कोमल उनके घर दुल्हन बनकर आई। 2 दिन बाद ही शौर्य अपनी पत्नी कोमल के साथ घूमने फिरने चला गया था। घूम कर आए तो उनकी बहू कोमल बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद कर लाई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन उस समय यह बात उन्होंने सोचकर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके के लिए रहता ही है। शादी के 2 दिन बाद ही बेटा बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुषमा जी हर रोज़ सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफ़िन बना दिया करती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी बना कर तैयार कर दिया करती थी। शौर्य और कोमल दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल जाया करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद सुषमा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू कोमल उनके साथ काम करवाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को शौर्य के साथ ही घर वापस आती थी और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के सारे खाने का इंतजाम भी अकेले सुषमा जी ही करती। बहू कोमल सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर आती और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती। उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है। लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उनकी बहू ने बेटे को जन्म दिया, तब भी बहू का व्यवहार वैसा ही था। यहाँ तक कि कभी उसकी ननद पूनम भी उससे मिलने आती तो वह उसके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। पूनम ने भी यह महसूस किया कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं रखती। खैर, धीरे धीरे समय बीता
और अमित जी के रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद अमित जी और सुषमा जी ने एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया और शाम के समय अमित जी कोई ना कोई किताब पढ़ने बैठ जाया करते थे। वो अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही अमित जी को दिल में दर्द की शिकायत और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए कुछ पैसे खत्म हो गए और साथ ही में ही खत्म हो गया उस घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी। पिछली बातें याद करते करते अमित जी की आंखों में आंसू आ गए। दवाइयाँ लेकर वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें रसमलाई की दुकान दिखाई दी। सुषमा जी को रसमलाई बहुत पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए थे। यह सोचकर अमित जी ने थोड़ी सी रसमलाई भी खरीद ली। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो अमित जी अपनी पत्नी के साथ रसमलाई का आनंद ले रहे थे। यह सब कुछ देखकर बेटा भड़क उठा। आप जानते हैं कि ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ तो दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। बेटे को यूं गुस्से में देख डरते हुए अमित जी बोले, बेटा मैं दवाई लेने गया था तो रास्ते में दुकान पर रसमलाई बनते दिखी तो मैं अपने लिए और तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी ले आया था। यह सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तो आज यह रसमलाई कहाँ से आ गई? बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैं उन्हीं पैसों में से यह लेकर आया हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए सफाई देनी चाहिए। अमित जी का इतना कहना था कि बेटे शौर्य की आवाज़ और तेज हो गई। पिताजी, यह फालतू खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा कर लाते हैं, आप यूं ही उड़ा रहे हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम दोनों पर आपका बोझ बढ़ गया है। शौर्य पिता को जली कूटी सुनाने लगा तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी आप यहाँ ऐसे फालतू बैठकर अखबार ही तो पढ़ते रहते हैं या फिर किताबें पढ़ लेते हैं। इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी और आपके हाथ पैर भी चलते रहेंगे। तब तक इस तरह से बेकार नहीं बैठना चाहिए। अमित जी और सुषमा जी अपने बेटे बहू की बात सुनकर हैरान रह गए। कैसी बातें कर रही हो बहू? हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर अब बोझ हो गए हैं? सुषमा जी ने कहा, हाँ जी, बोझ नहीं तो क्या हो। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही तो बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक काम तो कर ही सकते हैं। बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर अमित जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। वो तो ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे पत्नी की बात में सहमति जता रहा हो। इधर सुषमा जी को यह सोच सोचकर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डटकर काम किया, जिनकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में
किए जाते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं रखी। उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचाई जा रही है। अगले दिन घर में शांति बनी रहे, इसलिए सुषमा जी वैसे ही खाना बनाती रही और शौर्य और कोमल बेशरम बनकर नाश्ता करते, अपना टिफ़िन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आते। अमित जी सब देख रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वह रोज़ सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। सुषमा जी भी जब पूछती तो यही जवाब देते, आता हूँ, वक्त आने पर बताऊँगा। एक दिन अमित जी ने बेटे, बहू और सुषमा जी को सभी को बुलाया और अपना एक कठोर फैसला उनको सुनाया। सुषमा जी, आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इस बूढ़े निठल्ले और लाचार आदमी को अब किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं और मेरी पत्नी किसी पर बोझ भी नहीं बनेंगे। अमित जी ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपनी बात कही। पिताजी, साफ साफ बताइए ना कि बात क्या है। ऐसा क्या कर दिया आपने? बेटा, इस मतलबी दुनिया को देखते हुए मैंने इस घर से जाने का फ़ैसला लिया है। अब मैं और सुषमा अपने गांव में ही रहेंगे। मेरी पेंशन हम दोनों के लिए काफ़ी है। सोचा था बेटे के साथ रहकर बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, लेकिन यहाँ तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, जहाँ बेइज्जती और जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जितना पैसा मेरा इस मकान में लगा है और जितना तेरी पढ़ाई में लगा है, वो तुम मुझे लौटा दो। बाकी तुम ही जो करना है वो करो। अमित जी बड़ी रौब से बोले। बाबूजी, आपका दिमाग तो ठीक है। अब मैं आपके पैसे कहाँ से लौटाऊं? अरे बेटा हूँ मैं आपका, इतना तो हक बनता ही है मेरा। और आपकी दवाइयों पर और आपके इलाज पर मेरे भी पैसे खर्च हुए हैं। बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि मेरे रिटायर होने से पहले तक घर मेरी तनख्वाह से चलता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा कर रखते थे। और आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें पूरा जवाब दे दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत आवश्यकता है। तुम तो जब चाहे घूमने चले जाते हो और बाहर खाना खाकर आते हो, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है। इसलिए अब हम तुम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अब हम गांव में रहेंगे, क्योंकि मैं अपने घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता हूँ। देख लिया आपने, किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन बाद में सुनाता ही है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि इन लोगों को गांव में ही रहने दो। अब देख लिया आपने, अगर मेरी सुनी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कोमल कमर में हाथ रखते हुए बोली। बस बहुत हो गया बहू, ये मत भूलो कि घर खर्च के लिए अपनी पेंशन देता आया हूँ मैं। पेंशन मिलने के बावजूद 100 रुपये के फल खरीदने के लिए भी तुम दोनों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं और उसके बाद भी तुम दोनों से इज्जत के 2 बोल नहीं बोले जाते हैं। और बहू, तुम शायद भूल रही हो, जिस फ्लैट में तुम रह रही हो, इसको खरीदने के लिए मैंने भी अपनी मेहनत के पैसे दिए हैं। पूरे 20 लाख रुपए दिए थे, तब जाकर तुम लोग ये फ्लैट खरीद पाए थे। लेकिन तुम दोनों इतने स्वार्थी हो कि तुम्हें दूसरों का किया तो दिखता ही नहीं है।
तुम्हारी माँ सुबह उठकर किचन में लग जाती है, उसकी भी तुम्हें कोई कदर नहीं है। अब मैं ना ही तुम लोगों को अपनी पेंशन में से एक फूटी कौड़ी दूंगा और ना ही अपनी और अपनी पत्नी की ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करूंगा। अब मैं और तुम्हारी माँ गांव में ही रहेंगे, लेकिन जितने पैसे मेरे तुम पे लगे हैं वो मेरे लौटा दो बस, कहकर अम्मी जी अपने कमरे में चले गए। अपने पिता की मुंह से यह बातें सुनकर शौर्य को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन वह बेहद शर्मिंदा हो रहा था। अम्मी जी ने उन्हें आदेश दे दिया कि बेटा, तुम दोनों के पास 3 महीने का समय है। तुम मेरे पैसे इन 3 महीनों में लौटा देना। चलो सुषमा, अब हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। आज शौर्य और कोमल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने बाबूजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।